नमस्कार, मिथिला मैसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और जब कोई गंभीर मुद्दा होता है तो हम संबंधित नेता को आपके समक्ष लाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, जनता का सवाल। आज हम बता दें, हमारे साथ राष्ट्रीय राजनीति और बिहार की राजनीति में एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, डॉक्टर शाहनवाज कैफी। और हम बता दें, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव हैं। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज जी, जब भी राजनीति गर्म होती है तो हम आपको जरूर खींच लाते हैं, इस बात का एहसास आपको भी होगा। और हम बता दें, अभी है सवाल, कई सवाल है जो आपसे पूछते हैं और जनता भी देखेगी। पहला सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा का क्या होगा असर? क्या वो एनडीए को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं? दूसरा, कि आखिर एम्स का समाधान कौन करेगा? क्या एम्स डीएमसीएच में रहेगा, शोभन में होगा, या फिर आपके अशोक पेपर मिल में होगा? ये तमाम सवालों को लेकर के हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल, आपके समस्या का समाधान करने के लिए निकले हैं नीतीश जी, बताइए। शाहनवाज जी, नीतीश जी आप ही के समस्या का समाधान करने के लिए जनता के बीच निकले हैं। मनोज बाबू, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की यह यात्रा समाधान के लिए निकली है। यह स्वतः स्पष्ट है कि इन 17 वर्षों में बिहार की समस्याओं का कोई निदान नहीं कर सके, समाधान नहीं कर सके। तो इन्होंने 2020 में जो कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो आत्मा में इनको अंदर से आत्मा ने झकझोड़ा कि आपने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, हम जनता के बीच उन समस्याओं को सुलझा नहीं सके, इसलिए वो समाधान करने निकले हैं। वो समाधान करने नहीं निकले, मेरी समझ में, मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन ये जो मतलब कपकपाती ठंड है, इस ठंड में बिहार की आवाम को देखने नहीं निकले, ऐश करने निकले हैं। और अगर इतना ही समाधान की चिंता थी तो आप जहां आ रहे हैं दरभंगा में कई समस्याएं मुंह चिढ़ा रही है, लेकिन इनको उसकी चिंता नहीं है। वो मेरे बगल में मझोलिया है, मझोलिया पंचायत का होरलपट्टी, जिसमें चमचमाता स्कूल पहले से, शानदार पोखर, वहीं पर खूबसूरत मंदिर, उसका दर्शन करने, पिकनिक करने आ रहे, समस्याओं का निदान करने आते। तो वहां तो कहा जा रहा है कि जब वहां होरलपट्टी मंदिर में पूजा अर्चना किए तो सीएम बन गए, इस बार वो पूजा अर्चना करेंगे तो पीएम बनेंगे, ऐसा वहां स्थानीय विधायक ने भी कहा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब हक तो है, अब जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं राजनीति, तो मुझको हक है ना कि हम एक सपना देखें कि मैं कभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, कभी दरभंगा का प्रतिनिधित्व करूं, और मेरे जो सपने हैं हयाघाट के विकास के मामले में, दरभंगा के विकास के मामले में, उन पर मैं सोचूं। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि देश में प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी है, और इनको कौन मानने वाला है। प्रधानमंत्री के लिए 272, 73, 74 MP चाहिए भाई साहब। ये लड़ेंगे 15 पर और हो जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। हमको नहीं समझ में आता। अब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना हो वो देखें, और जो मुख्यमंत्री टोटमा पर विश्वास करता हो, टोटका पर विश्वास करता हो। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं, फिर अभी देखिए चल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता खुद विधायक लगे हुए हैं नीतीश कुमार पर, तो फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर ये टूटेगा गठबंधन, फिर अगर आपके पाले में आ जाए नीतीश जी तो वही नीतीश जी अच्छे हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे। अब नीतीश जी को कोई लेने वाला है? कुछ बचा है नीतीश जी के पास? न चरित्र बचा है, न चेहरा बचा है, मोरल जिसको बोलते हैं। चरित्र का मतलब मेरा अपशब्द कहने का नहीं है, कोई मोरल नहीं है। सुबह में जब चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए के साथ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटा के साथ लड़ते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटा के साथ जाते हैं बीजेपी के साथ। इसलिए इन पर अब कौन विश्वास करेगा? बिहार की जनता ने भी इन पर विश्वास करना छोड़ दिया है। यही वजह है जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने कहा था, लेकिन इनको इनकी राजनीति, लेकिन आपने ही सबसे पहले आप पर ही आरोप था कि आप बिहार में जब चुनाव हुई थी तो आपने सीधा इस तरह का माहौल तैयार कर दिया उनके खिलाफ जो जदयू के जहां कैंडिडेट थे वहां आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर उनको हराने का प्रयास किया। नहीं तो आज वो सबसे बड़ी पार्टी में भी आ सकते थे, ऐसा आरोप था और आपने किया भी ऐसा। अगर ये आरोप है तो आप मेरी ताकत समझ रहे हो ना। हम ताकतवर है ना, हमारे नेता चिराग पासवान ताकतवर है ना। हमने कहा था कि हम आपको राजनीतिक हैसियत आपकी बता देंगे क्या है, और हमने 2020 में हमारे नेता ने जो प्रण किया था, आप बिहार की तीसरी पार्टी बन गए, तीसरे नंबर की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल किया, 74-75 MLA के रहते हुए मुख्यमंत्री बना दिया आपको। आप पर लोगों ने विश्वास किया, आपने लोगों के साथ और दल के साथ विश्वासघात किया है। चलिए एक चीज और बात करेंगे, एक मुद्दा और भी है। क्या
लोजपा का एकीकृत हो सकता है? क्या पारस जी फिर आपके साथ मिल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर आ रहा है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि चिराग पासवान और पारस की जो टीम है, प्रिंस, ये सभी अगर मिल जाए तो एक पार्टी हो जाएगा, इंडिया के घटक दल के रूप में होगा, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है। शर्मा जी, कैबिनेट का विस्तार होना, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जानते होंगे कब होना है, किसको लेना है, ये उनका अपना जो अधिकार क्षेत्र होता है। मेरा यहाँ आपका सवाल था कि क्या एकत्रित हो पाएगी लोजपा और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब सवाल कहाँ पैदा होता? चिराग पासवान को जिस तरीके से लोगों ने छोड़ दिया, उनके अपने सगे ने जिस तरह से ठगने का काम किया, सिर्फ एक कुर्सी के लालच में। चिराग पासवान ने संघर्ष का रास्ता चुना। शेर का बेटा रामविलास पासवान का बेटा संघर्ष के रास्ते से अपनी पहचान उसने बनाया। और आज आपके माध्यम से मनोज भाई, आप तो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं आपको बताऊं कि चिराग जी के संघर्ष का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इनको इतनी मोहब्बत करती है, प्यार करती है। हम ये नहीं कहते कि मेरे बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है, लेकिन अगर मैं साथ हूं तो निश्चित रूप से कोरनी का परिणाम आपने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि चिराग को अगर साथ रखेंगे तो देश और बिहार रोशन होगा, यह उसकी मांग। तो क्या यह माना जाए कि जो कहा जा रहा है कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ये मजबूत हो जाए, दोनों अगर मिल जाए, आपसी अगर कोई भेदभाव हो तो भुला करके फिर एक बार आ जाए, क्या ऐसा संभव हो सकता है या अंदर अंदर कोई बात चल रही है? सनवा जी, लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब है चिराग पासवान, रामविलास पासवान के इस संपूर्ण देश में जितने समर्थक हैं, वो निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग हमारे नेता अगर वो देते हैं, आपके नेता के ही विश्वास हो जाए, तो क्या ये संभव हो रहा है कि आपके चिराग पासवान के साथ ही आकर के मिल जाए पारस और उनकी टीम, तो आप मान जाए? देखिए, अब ये भी फिर वही सपने वाली जैसी बात है। हमने जो मेहनत किया है, याद होगा आपको 5 तारीख को, 5 जुलाई को, जब हमने आशीर्वाद यात्रा मेरा निकला था, संपूर्ण बिहार में, इत्तेफाक से दरभंगा नहीं आ सके, उस वक्त आचार संहिता लग गया। संपूर्ण बिहार में जिस तरीके का समर्थन हमारे नेता को मिला और नौजवानों के दिलों में जिस तरह आदरणीय चिराग पासवान जी ने राज किया है, हर नौजवान किसी जाति का हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी जाति का लोग हो, आप उस नौजवान से बात करो कि उसका सपना क्या है कि बिहार की बागडोर चिराग पासवान के हाथ में हो। और बिहार की बागडोर सिर्फ इसलिए बिहार का नौजवान चाहता है कि जो विजन है हमारे नेता का, रामविलास पासवान, चिराग पासवान जी का, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा बिहार अन्य राज्यों में प्रथम श्रेणी में आवे? हमारे बिहार का नौजवान में जो टैलेंट है, वो टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में लोग, तो ये चीज यही तो हम कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और ये संभावित है कि चिराग पासवान को कैबिनेट में लिया जा सकता है। तो अगर उनको कैबिनेट में लिया सकता है, पारस जी भी कैबिनेट में, मतलब वो भी हैं मंत्री, तो क्या लगता है कि अब एक होकर के बिहार की राजनीति को, क्योंकि एक बड़ा चुनाव, एक चैलेंज नीतीश कुमार ने दिया है, जो कह रहे हैं कि वो इस बार मोदी जी को हटा देंगे, तो इस परिस्थिति में क्या आप लोग एक हो सकते हैं अगर दोनों केंद्रीय मंत्री होते हैं? तो कौन होंगे? हम जिस दिन केंद्रीय मंत्री होंगे, जिस दिन न्योता आएगा, हम शपथ लेंगे, यकीनी तौर पर हमें जो मेरिट है, जो मेरी क्षमता है, मेरे नेता में की जो मतलब एक राजनीतिक हैसियत बनी है, ये उसका परिणाम है जो आप कह रहे हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, कि हमारे नेता मंत्री हो जाएं। और जब मंत्री होने के बाद जो उनका विजन है, आप देखिएगा बिहार में किस तरीके से हम देश में जो विभाग उनको मिलेगा, उस बाप के बेटा है जिस विभाग में उन्होंने, रामविलास जी ने काम किया, आज रहती दुनिया तक लोग जानेगा कि रामविलास पासवान जी ने जिस विभाग को छुआ उसको सोना बना दिया। तो चिराग पासवान की जो क्षमता है, जो काम करने का तरीका है, ये उस पर बीजेपी ने जो संभावना आप बता रहे हैं कि वो मंत्री बनेंगे, ये उसका परिणाम। चलिए, बहुत अच्छी बात रहेगा, धन्यवाद जी आपने की। लेकिन अब आपके छत से जुड़े हुए एक गंभीर मुद्दा जो पूरे राज्य के साथ दरभंगा में चर्चा का विषय बना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है डीएमसीएच में हो, राष्ट्रीय जनता दल कहती है कभी शोभन में हो, कभी कहती है कि नहीं ये अशोक पेपर मिल में हो, आपका क्षेत्र है। तो अब क्या राष्ट्रीय जनता दल जो कर रही है वो होगा, या फिर किसी जगह जमीन का भाव रातों रात बढ़ाने का ये प्लानिंग है? कुछ लोगों का गुपचुप तरीके से प्लानिंग है क्या? क्योंकि शोभन का जमीन का दाम अचानक बढ़ गया, इसी तरह अशोक पेपर मिल के आसपास का जमीन का वैल्यू बढ़ गया, तो ये वैल्यू बढ़ेगा या वास्तव में जमीन पर भी दिखेगा? शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करते हैं। मुख्यमंत्री निकले हैं समाधान यात्रा पर,
उनके घटक दल के जो नेता हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव और एक जिलाध्यक्ष, इन दोनों ने जो समस्याएं उत्पन्न कर दी है, तथाकथित, मैं आपको बताऊं, अशोक पेपर मिल की जो पड़ी भूमि हमारी है बची हुई 400 एकड़ की, वो भूमि नाम से स्वतः स्पष्ट है कि अशोक पेपर मिल की है। अशोक पेपर मिल का मामला आपसे छिपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फेज 1, फेज 2, 18 महीना, 36 महीना, एनसीएफएल का जमीन को ट्रांसफर होना, फिर एनसीएफएल से अगर बिहार सरकार ने ले लिया, अगर ले लिया जैसा कि भोला बाबू ने कहा, तो हमारे मजदूरों की समस्याओं का क्या हुआ, उसके वेतन का क्या हुआ, उसके पर्सनल अकाउंट में पीएफ जमा हो गया कि नहीं, अगर जमा हो गया तो मजदूरों को उसका पीएफ के जमा हो जाने के बाद जो उसको पेंशन मिलना था वो मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा है, जो मजदूर मर गए उनकी विधवा को मिलेगा कि नहीं। इन सारे जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि मैं सारी मजदूरों की समस्याओं का निदान करूंगा। और हम तो दावत देते हैं मुख्यमंत्री को कि आप होरलपट्टी से सिर्फ 3.5 और 4 किलोमीटर दूरी पर मुंह चिढ़ा रहा है आपको अशोक पेपर मिल, आप आइए। आप ही मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी। 10, 11 और 12, 10वां दिन, 11वां महीना, 12वां साल आप ही की पार्टी का विधायक था, आप ही की सरकार थी। सुशील शाह गोली से भून दिया गया, आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला, मजदूर बेघर हो गया, सैकड़ों मजदूर मर गए भूख से तड़प के। आप आइए, आप अगर समाधान करना चाहते हैं, उस यात्रा का नाम आपने दिया है, आप चाहते हैं कि हम समाधान करें समस्याओं का, तो सबसे बड़ी समस्या अभी है अशोक पेपर मिल बंद पड़ा है, उसको चालू करिए। और अगर आपके राष्ट्रीय घटक दल के नेता ने कहा कि यहां एम्स बनाएंगे, नियत साफ है, तो उस अधिसूचना की कॉपी आम जन में बांटिए कि हमने ये जमीन अधिकृत की, हमने ये जमीन ले ली और हम एम्स को देंगे। एक टेक्निकल बात कहा जाता है, अगर अशोक पेपर मिल में होगा तो ये तो धर्मगोधा की संपत्ति हो जा रही है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कैसे संभव है कि उसकी सीज किया जाए, उस पर अशोक पेपर मिल बनाया जाए, या फिर अभी अशोक पेपर मिल का अस्तित्व मिटा दिया जाए? क्या अशोक पेपर मिल का अस्तित्व मिटाने की प्रयास है ये क्या? नहीं, आपके सवाल को थोड़ा ठीक कर दें हम। धर्मगोधा की संपत्ति नहीं है, एनसीएफएल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वो ट्रांसफर हुआ है। और यह भी कहा गया था उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कि अगर इन फेज 1, फेज 2 कोई पूरा नहीं करेंगे तो यह जमीन स्वतः अशोक पेपर मिल को वापस होगी। यह मैं चिल्ला रहा हूं लगातार 2012 से, 11 साल हो गया, बिहार सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इन्हीं की सरकार के उद्योग मंत्री हमारे भाई सैयद शाहनवाज हुसैन ने कुछ समझने का प्रयास किया, आए अशोक पेपर मिल, उन्होंने उस बारीकियों को समझा कि क्या मामला है। वो बेचारे करना चाहते थे, हम लोगों की एक उम्मीद जागी थी, मजदूरों में खुशी की लहर आ गई थी, क्या शाहनवाज आए हैं, इंडस्ट्री चलेगी। हम दोनों शाहनवाज ने यह मिलकर तय किया था, लेकिन सरकार बदल गई, सुबह शाम इनका बदलना आप जानते हैं। यूपीए से जीते एनडीए में चले गए, एनडीए से जीते यूपीए में चले गए। तो अब मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं भाई कि अगर आप निश्चित रूप से मिथिलांचल के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, और हायाघाट में क्योंकि आपका कदम आ रहा है, आप इससे पहले भी आए हैं, स्वर्गीय उमा बाबू हम लोग के चचा, उनके कार्यक्रमों में आप आए हैं, आपने झांकने की कोशिश नहीं की। हमको नहीं उम्मीद है कि आप आ पाइएगा, आप आ जाइए, हम स्वागत के लिए माला लेकर खड़े रहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आपको यहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोग आपको आने नहीं देंगे। आपको समस्या का समाधान नहीं करना है, आपको समस्या के समाधान के नाम पर बिहार की यात्रा करनी है। बिहार का एक सुखद अनुभव जो आप यात्रा में लेते हैं, आप उसके लिए चलिए एक सवाल बहुत अहम है, क्या जिस तरह कहा जा रहा है कि ये डीएमसीएच को ग्रहण लगा करके एम्स बनाने का भाजपा का नीति है, इसी तरह क्या लगता है कि अशोक पेपर मिल को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद एम्स बनेगा, तो क्या अशोक पेपर मिल का अस्तित्व बचेगा? शाहनवाज जी, अशोक पेपर मिल समाप्त करने की जिसने भी साजिश रची होगी, जब तक कफील अहमद कैफी का बेटा जिंदा है और हमारे नेता चिराग पासवान की ताकत जब तक हमारे साथ है, हम जब तक जिंदा हैं, अशोक पेपर मिल का अस्तित्व नहीं मिटने देंगे। हम आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि डीएमसीएच के उस परिसर में जो अवैध कब्जे हैं, उन कब्जाधारियों ने जो षड्यंत्र रचा है, मुख्यमंत्री जी उस षड्यंत्र को समझिए। अगर ऐसा ही था तो जमीन का आवंटन आपको करना है, आप जमीन का आवंटन करो ना, एम्स को लटकाना क्यों चाहते हैं? अशोक पेपर मिल के नाम को इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा कि इन दोनों मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके व्यूवर्स जितने आपके सब्सक्राइबर हैं
और हमारी आवाज आपके माध्यम से जहां तक जाए, हम तमाम नेताओं से, समाज सेवियों से, हर संगठन के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस विवाद को मुख्यमंत्री 12 तारीख को समाप्त करें और यह घोषणा करें कि एम्स दरभंगा का कहां बनेगा। अशोक पेपर मिल परिसर में भी हम स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। शर्त यह है कि हमारी समस्याओं का निदान करो, हमारे मजदूरों का पेट भरो, हमारे मजदूरों का बकाया वेतन दो, हमारे मजदूरों का पीएफ कंटिन्यू करो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस आदेश का अक्षरशः पालन हो। निश्चित रूप से मैंने आपको कहा, आपके चैनल से मैं कहता हूं कि मैं सबसे आगे माला लेकर खड़ा रहूंगा। चलिए हम बता दें, डॉक्टर शाहनवाज कैफी जो कि अशोक पेपर मिल के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और उन्हें इस बात का दुख भी है कि अशोक पेपर मिल को एक समाप्त करने की, उसके अस्तित्व को मिटाने की एक साजिश रची जा रही है कि वहां से एम्स को वहां शिफ्ट किया जाए, वहां सरकार का जमीन है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अशोक पेपर मिल को चलाने वाले तमाम मजदूरों की भावनाओं का क्या होगा, स्थानीय वहां की जनता का क्या होगा, जो बड़ी टकटकी निगाह से नीतीश कुमार को पहले भी देख रही थी, अभी भी देख रही थी। अशोक पेपर मिल चालू हो, यहां एक रोजगार के समाधान उपलब्ध कराया जाए, लेकिन दूर दूर तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 13 तारीख को मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान कई सवाल उठ खड़े होंगे और तमाम जनता से हम लगातार कल से पूछेंगे कि मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा किस मुद्दे पर है और किस मुद्दे का समाधान करने के लिए वो निकले हैं। क्या एम्स एयरपोर्ट से एक मुद्दे का समाधान कर पाएंगे, अशोक पेपर मिल का समाधान कर पाएंगे, इसके अलावा जो क्योटी का जो चीनी मिल है उसका समाधान कर पाएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बार जनता सवाल पूछेगी। धन्यवाद शाहनवाज जी, फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, बातें होंगी जनता के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।